अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने दोस्तों में, अपने सर्किल में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। अच्छा गाइस, आज की ये जो स्टोरीज़ हैं ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं और सबसे पहली जो स्टोरी है ये हमें सैयद आमिर अली शाह साहब ने शेयर की है। ये बताते हैं कि 1992 में यानी कि अब से तकरीबन 31 साल पहले जब कराची के जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे और यहाँ पे एक ऑपरेशन चल रहा था। उस वक्त जो इनके फादर थे वो एक सिक्योरिटी एजेंसी में या एक सिक्योरिटी इदारे में जॉब किया करते थे। अब कभी इनकी पोस्टिंग कहीं पे होती थी और कभी इनको किसी और एरिया में डिप्लॉय किया जाता था। तो वैसे ही 1992 जून का महीना था और इनकी जो जॉब थी या इनको जो टाइम देना था वो रात के तकरीबन 10 बजे से सुबह के 10 बजे तक रिपोर्ट करना था और इनको शाहरा फैसल पे एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के ऊपर तैनात किया गया था। ये जो बिल्डिंग थी उस वक्त तकरीबन 7 फ्लोर्स के ऊपर मुश्तमिल थी और इस बिल्डिंग के करीब जवार में जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनके जो फ्लोर्स थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे। ये बताते हैं कि जो पहली रात थी वो बड़ी पुरसुकून रात थी और सुकून से मैंने अपनी जो ड्यूटी थी वो अंजाम दी। लेकिन अगली रात को जब ये दोबारा से अपनी ड्यूटी करने के लिए उस बिल्डिंग के टॉप पे जाके खड़े हुए तो शुरू में तो सब नॉर्मल था, लेकिन रात के तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था और ये मुसलसल छत के ऊपर टहल रहे थे। इनकी नज़र साथ साथ जो सामने बिल्डिंग्स या मकान मौजूद थे उनकी छतों पे भी थी। तो वैसे ही जब ये बताते हैं कि बाहर देख रहे थे तो इनकी नज़र जो सामने एक बंगला मौजूद था उस बंगले की छत के ऊपर पड़ी। तो मैंने देखा कि उस बंगले की छत के ऊपर एक औरत वॉक कर रही है जिसके बाल जो हैं बड़े बिखरे बिखरे बाल हैं। वो नंगे पैर छत के ऊपर मौजूद है और बहुत तेजी के साथ कभी एक कोने की तरफ जाती है, कभी दूसरे कोने की तरफ जाती है। अब कुछ देर तक ये यही समझे हो सकता है ये ऐसी फैमिली की या ऐसी घर की कोई औरत हो जो छत के ऊपर मौजूद हो और शायद कोई फैमिली इशू हो या कोई परेशानी हो जिसकी वजह से ये परेशान लग रही हो। ये जो छत थी या ये जो बंगला था ये ग्राउंड +1 पे मुश्तमिल था और वो जो औरत थी वो तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मुसलसल वॉक करती रही। ये बताते हैं कि जैसे ही 20-25 मिनट मुकम्मल हुए तो ये जो औरत थी ये एकदम से पलटी और पलटने के बाद बैक साइड पे जो छत की दीवार मौजूद थी उस दीवार के ऊपर खड़ी हो गई। अब आप किसी औरत से या किसी फैमिली वुमेन से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इतनी हिम्मत वाला काम या इतनी बेवकूफ़ी वाला काम करे। ये अजीब निगाहों से उसको देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर ये छत की जो दीवार है उसके ऊपर क्यों खड़ी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो औरत है ये नीचे कूदने वाली हो या फिर खुदकुशी करना चाहती हो। अभी ये उसके बारे में सोच ही रहे थे कि इनकी आंखों के सामने उस औरत ने देखते ही देखते जो घर की बैक साइड थी यानी जो गली मौजूद थी उस गली के अंदर उसने जंप मार दी
अब जैसे ही इस औरत ने जंप मारी तो इनको बड़ी हैरानी हुई और पहला इंप्रेशन इनके जहन में जो आया वो यही था कि शायद इसने खुदकुशी की है। अब कुछ देर बाद जो गली के लोग हैं वो जमा हो जाएंगे या वहां पे जो गार्ड वगैरह मौजूद हैं वो इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट तक ये वहां पे मुसलसल देखते रहे और जब उस घर में या उसके सराउंडेड जो एरिया था उस पर कोई मूवमेंट इनको नजर नहीं आई तो अब इनको थोड़ी सी फिक्र लाहक हुई और इन्होंने सोचा कि क्यों ना दूरबीन के जरिए इस छत का या इस घर का जायजा लिया जाए। और इन्होंने ऐसा ही किया कि इनके पास जो दूरबीन मौजूद थी उस दूरबीन से उस घर की छत के ऊपर देखना शुरू किया। अब इक्का दुक्का जो सरकारी लाइट्स थी या जो गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई होती हैं वो घर के करीब जवार में लगी हुई थी और उन्हीं लाइट्स की वजह से थोड़ी थोड़ी सी जो रोशनी थी वो उस घर की छत के ऊपर आ रही थी। खैर जैसे ही इन्होंने दूरबीन की मदद से उस घर की छत के ऊपर गौर करना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि उस घर की छत के ऊपर जहां पे वो औरत वॉक कर रही थी उस औरत के गालिबन पाँव के निशान हैं जो मौजूद हैं और वो नॉर्मल पाँव के निशान नहीं है बल्कि वो खून आलूद पाँव के निशानात हैं। और ऐसा लग रहा है कि जब वो औरत यहाँ पे वॉक कर रही थी तो उसके दोनों पाँव से खून रस रहा था। खैर जैसे तैसे इनकी जो है वो रात गुजरी और कुछ सवालात थे जो इनके जहन में मुसलसल मौजूद थे। खैर जब इनके ड्यूटी आवर्स ख़त्म हुए और मुकम्मल तौर पे सूरज निकल चुका था तो इन्होंने दोबारा से छत से उस घर की छत की तरफ दूरबीन की मदद से देखना शुरू किया। और जब इन्होंने दोबारा से उस घर की छत पे उस औरत के कदमों के निशान पे गौर किया तो वहां पे जगह जगह खून के निशानात मौजूद थे और ये इस बात की यकीन दहानी थी कि रात में जो औरत यहाँ पे वॉक कर रही थी उसके पांव कम से कम जख्मी थे। अच्छा भी अपनी ड्यूटी करने के बाद घर चले गए और जब ये अपने घर पहुंचे तो इनको इत्तफाक से बुखार हो गया और इनको अजीब मतली मतली सी महसूस होने लगी। अब शुरू में ये यही समझे कि जैसे नॉर्मली बुखार हुआ करता है या मतली हुआ करती है वैसे ही इनकी तबीयत खराब हो चुकी है। तकरीबन 2 से 3 दिन तक ये अपनी ड्यूटी पे या अपने ऑफिस में रिपोर्ट नहीं कर सके और इनके बिहाफ पे किसी और आदमी को वहां पे डिप्लॉय किया गया। 2-3 दिन गुजारने के बाद जब ये दोबारा से ड्यूटी पे पहुंचे और रात में इन्होंने उसी बिल्डिंग के ऊपर अपनी ड्यूटी को रिज्यूम किया तो आज भी ऑफिस जाते ही या उस बिल्डिंग के ऊपर पहुंचते ही इनको भारी भारी सा महसूस हो रहा था। खैर अभी ऑलरेडी ड्यूटी पे आ चुके थे तो अपनी ड्यूटी को रिज्यूम करने के बाद जैसे तैसे इन्होंने टाइम को पास करना शुरू किया। अभी इनको आए हुए 2 या 3 घंटे गुजरे थे और रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब का टाइम था कि इनके दोबारा से सामने उसी घर की छत के ऊपर नजर पड़ी। अब जैसे ही इनकी नजर उस घर की छत पे पड़ी तो इन्होंने वही मंजर देखा कि उस घर की छत के ऊपर एक औरत वॉक कर रही है। वैसे ही उसके जो बाल हैं वो बिखरे हुए बाल हैं। बहुत तेजी से या बेचैनी के आलम में वो छत के ऊपर टहल रही है। लेकिन आज उसने जो लिबास पहना हुआ था उसका जो कलर था वो पीला था, यानी कि येलो कलर का ड्रेस उसने पहन रखा था।
ये बड़ा हैरान हुए कि अभी 2-4 दिन पहले जब इन्होंने इस औरत को यहाँ पे देखा था तो वो इनकी आंखों के सामने देखते देखते ही नीचे कूद गई थी। अगर ये बच भी गई थी तो कम से कम इसके पाँव को या इसकी हड्डियों को टूट जाना चाहिए था। एक अजीब सी कश्मकश थी जो इनके जहन में मौजूद थी और बहुत सारे सवालात थे जो इनके जहन में चल रहे थे। खैर कुछ देर बाद इन्होंने अपनी दूरबीन के जरिए जब उस औरत को या उस घर की छत पे देखना शुरू किया तो ये बताते हैं कि जैसे ही दूरबीन की मदद से मैंने उसको देखा तो मैंने देखा कि वो जो औरत है उसने पीले कलर के यानी माइयों वाले कपड़े पहन रखे हैं और वैसे ही उसके जो पाँव हैं उन पाँव से खून रस रहा है। जहाँ जहाँ पे वो कदम रख रही है वहाँ वहाँ पे उसके खून आलूद पाँव के निशान पड़ते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ वो जो औरत है उसकी जो आंखें हैं वो लाल शोलों की तरह या अंगारों की तरह इस अंधेरे में चमक रही हैं। अभी ये उसके ऊपर ये उसके चेहरे के ऊपर गौर कर ही रहे थे कि ऐसा लगा कि जैसे वो जो औरत है उस औरत को पता चल चुका है कि जैसे ये इस औरत की तरफ या उसके चेहरे की तरफ देख रहे हैं। एकदम से वो जो औरत थी वो इनकी तरफ देख के मुस्कुराने लगी और ना सिर्फ मुस्कुराने लगी बल्कि इनकी तरफ देखते हुए कुछ कहने लगी। अब क्योंकि इस औरत का उनसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस था तो किसी भी तरह उसकी आवाज का इनके कानों में पहुंचना मुमकिन नहीं था। बहरहाल इन्होंने जल्दी से जो दूरबीन थी उसकी तरफ से ध्यान हटाया और एकदम से पीछे हट गए। इनको इतना तो अंदाजा हो चुका था कि जो भी औरत या जो भी मखलूक इनको उस घर की छत पे नजर आ रही है वो किसी भी तरह कोई नॉर्मल औरत या लड़की नहीं है। खैर ना सिर्फ ये पीछे हटे बल्कि पीछे हटने के बाद इन्होंने आयतुल कुर्सी का जिक्र करना शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि अगले दिन जब इन्होंने ड्यूटी अपनी ख़त्म की तो ड्यूटी ख़त्म करने के बाद जब ये नीचे उतरे तो वहाँ पे एक इनका दोस्त मौजूद था। इन्होंने अपने दोस्त से ये सारा किस्सा या ये सारी कहानी डिस्कस की। ये सुनने के बाद इनका जो दोस्त था वो कहने लगा कि भाई ये जो सामने घर नज़र आता है या सामने ये पूरी जो लैंड मौजूद है इसमें जितने भी घर या बंगले बने हुए हैं ये सारे के सारे हॉन्टेड हैं। और ये भी कहा जाता है कि इन घरों के पीछे क्योंकि रेलवे ट्रैक मौजूद है और वहाँ पे मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ फैमिलीज़ ने मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ औरतों ने खुदकुशियाँ की भी हैं। तो इसीलिए शायद इन घरों की छतों पे इस तरह की मखलूक़ात आम तौर पे नज़र आया करती हैं। इन्होंने जब तक वहाँ पे उस बिल्डिंग के अंदर ड्यूटी अंजाम दी तो ये कोशिश करते थे कि ना सिर्फ पाक साफ रहें बल्कि हर कुछ देर बाद आयतुल कुर्सी का जिक्र करते रहें। शायद आज की जो दूसरी स्टोरी है ये स्टोरी हमें मिस हिरा अली ने शेयर की है और ये अक्सर कमेंट किया करती हैं, हमें सपोर्ट करती हैं। पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत शुक्रिया, आप हमेशा सपोर्ट करती हैं। और अब हम चलते हैं इनकी स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी या ये वाकया जो पेश आया था वो इनकी भाभी हैं जिनका नाम सबा है, उनके फादर के साथ ये वाकया पेश आया था। अगर आप लोगों को याद हो तो गए वक्तों में जो शादियां हुआ करती थी उन शादियों में एक वीडियो मेकर को या वीडियो बनाने वाले को ज़रूर बुलाया जाता था। अब क्योंकि इनके जो फादर थे वो एक वीडियो मेकर थे और वो इस तरह की शादियों में या प्रोग्राम्स में वीडियो को बनाया करते थे।
तो वैसे ही इनके फादर को अप्रोच किया गया, और ये जिसकी शादी थी ये कोई प्रोफाइल्ड आदमी था, और ये उसकी अपनी शादी थी। ये बताती है कि उसकी जो रिहाइश थी वो सीवीओ के करीब एक अपार्टमेंट थे जो आज भी वहाँ पे मौजूद हैं। उस अपार्टमेंट के अंदर शादी थी। अब जिस दिन मेहंदी थी तो आपको पता है कि जो लड़के वाले होते हैं या लड़की वाले होते हैं, जब वो किसी जगह इकट्ठे होते हैं या कोई प्रोग्राम हो रहा होता है तो बहुत सारे गेस्ट इस तरह के होते हैं जिनके बारे में आप ये सोचते हैं कि शायद ये लड़की वाले हैं, और लड़की वाले समझते हैं कि शायद ये लड़के वाले हैं। तो वैसे ही मेहंदी या माइयों का प्रोग्राम था, और एक बड़ी ही हसीन व जमील लड़की थी जो इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद थी। वो भरपूर तरीके से इस शादी में या इस मेहंदी में शामिल थी, और दोनों फैमिलीज का यही ख्याल था कि शायद ये लड़के वालों या लड़की वालों की तरफ से कोई लड़की है। खैर, जो दुल्हन थी उसका एक भाई था, और ये बताती है कि दुल्हन का जो भाई था वो उस लड़की को देखते ही उसका मुकम्मल तौर पे दीवाना हो चुका था। अब वो इनके फादर के पास आया, यानी वीडियो मेकर के पास आया, और उसने इनको आके कहा कि जो आप वीडियो बना रहे हैं आप कोशिश करें कि जो लड़की है इस लड़की पे ज़रा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे उस लड़की को पसंद कर चुका था, उसका दीवाना हो चुका था, और शायद इसका यही प्लान था कि जैसे ही ये शादी ख़त्म होगी तो इस वीडियो के ज़रिए वो अपनी माँ को, अपने घर वालों को कहेगा कि इस लड़की के लिए मेरा रिश्ता लेके आप लोग चले जाएं। खैर, मेहंदी माइयो कंप्लीट हुई, और उसके बाद जो शादी थी या वलीमा था उसका भी प्रोग्राम हुआ। अब जब ये मज़ीद प्रोग्राम हुए तो उन प्रोग्राम्स के अंदर भी वो लड़की फ्रंट से शामिल थी, और जितनी भी चीज़ें थीं सबको अटेंड कर रही थी। अब बहरहाल जैसे तैसे ये शादी इख्तिताम पजीर हुई, और जब शादी हो जाती है तो जो वीडियो मूवी मेकर्स होते हैं वो वीडियो को एडिट करते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि इसको लोगों को दिखाया जा सके, उसके अंदर सॉन्ग्स वगैरह लगाते हैं। तो वैसे ही इनके जो फादर थे वो इस वीडियो को लेके अपने घर आ गए और उसको मुकम्मल तौर पे एडिटिंग करने लगे। अब इनको अच्छी तरह याद था कि जो लड़की का भाई है उसने इनको कहा है कि इस लड़की की बहुत ज़्यादा वीडियो बनानी है, और इस लड़की की वीडियो उसको ख़ास तौर पे शेयर करनी है। खैर, इन्होंने जब वीडियो की एडिटिंग शुरू की और ये इस वीडियो के अंदर उस लड़की को तलाश करने लगे, तो ये बताते हैं कि अपनी ही बनाई हुई वीडियो को मैंने मुतादिद बार देखा, और हर बार देखने के बावजूद भी ना मुझे पूरी वीडियो के अंदर वो लड़की नज़र आई, ना ही उसका कोई क्लिप नज़र आया। अब मैंने सोचा कि हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो, या मैं इसकी मुकम्मल तौर पे वीडियो नहीं बना सका हूँ। उसके बाद जो फोटोग्राफर था जिसने तस्वीरें ली थी, इन्होंने उसको अप्रोच किया और उससे पूछा कि इस लड़की की वीडियो या तस्वीरें तुम्हारे पास मौजूद हैं। जब दोनों ने अपने तौर पे चेक किया तो जहाँ जहाँ पे वो लड़की मौजूद थी उन तमाम जगहों से वो लड़की या उसकी जो मूवी थी वो मुकम्मल तौर पे गायब थी। अब ये बड़ा हैरान थे और इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद वो जो लड़की का भाई था वो मुसलसल इनको अप्रोच करने लगा, उनसे कहने लगा कि किसी भी तरह मुझे उस लड़की की वीडियो या तस्वीर शेयर करो ताकि मैं अपनी उससे शादी के बारे में अपनी वालदा से, अपने घर वालों से डिस्कस कर सकूं।
लेकिन इनका यही कहना था कि मैंने मुतादिद बार अपनी फाइल्स को, अपनी ऑडियोज़ को या अपनी कैसेट्स को चेक किया, ना ही मुझे उसके अंदर वो लड़की नज़र आई, ना ही उसकी कोई वीडियो क्लिप नज़र आया, और ना ही फोटोग्राफर के पास भी उसकी कोई तस्वीर मिल सकी। अब जब ये बात लड़की के भाई से डिस्कशन में लाई गई तो पहले तो वो मानने को ही तैयार नहीं था, लेकिन बहरहाल जब उसको समझाया गया तो उसने अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से, इवन के लड़के वालों से भी ये बात डिस्कस की और उनसे भी पूछा कि क्या आप लोग उस लड़की को जानते हैं। जिसके बाद लड़के वालों ने भी यही कहा कि हम लोग ये समझे थे कि शायद ये जो लड़की है वो आप लोगों की तरफ से इस प्रोग्राम के अंदर आई हुई है। ये एक अजीब सी मिस्ट्री थी जो आज तक सॉल्व नहीं हो सकी। और वाकई में कभी कभी आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जिन पे ट्रस्ट करना या जिन पे बिलीव करना आसान नहीं हुआ करता। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं, ये सारी की सारी स्टोरीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे और हम सब के लिए आसानी फरमाए। अगली अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।